Everybody and welcome back to SK1AKS and we're back again with another topic in center of mass, linear momentum and collision. And हम लोगों ने center of mass देख लिया, linear momentum देख लिया. अब we'll quickly have a look at collision का case की collision what this exactly means and इसकी study करने पे focus करेंगे. We have already discussed lots in linear momentum. Conservation of linear momentum भी देख लिया, so it will be very easy to understand the case of collision. तो पहली बात, फिजिक्स में कॉलिजन का मतलब क्या होता है? इट इज व्हेन टू बॉडीज मीट. यू हैव टू अंडरस्टैंड, मीटिंग ऑफ टू बॉडीज इन दैट इज कॉलिजन इन फिजिक्स. तो इफ यू एग्जैक्टली लुक एट इट, जब दो बॉडीज सेम पोजीशन पे अराइव करती हैं, एक ही जगह पे अराइव करती है, सो वी विल से द टू बॉडीज विल कोलाइड. आपने ऐसे केसेस काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे कि व्हाट विल बी द टाइम इंस्टेंट, कितने टाइम के बाद, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये बॉडीज कोलाइड करेंगे. नाउ विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने टाइम या डिस्टेंस के बाद ये बॉडीज कोलाइड करेंगे या फिर किस स्पीड से कोलाइड करेंगे. स्पीड माइट मैटर अ लिटिल बिट टू अस, लेकिन इसकी एनर्जी एंड मोमेंटम पे फोकस करेंगे जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं. देन दैट विल बी द केस. हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स में आप तीन टाइप के कॉलिजन देखोगे. जो पहला टाइप होता है, दिस इज इलास्टिक कॉलिजन. जो पहला टाइप का कॉलिजन होता है, दिस इज इलास्टिक कॉलिजन. जो दूसरा कॉलिजन होता है, दिस इज इनइलास्टिक कॉलिजन. और जो तीसरा केस होता है, दिस इज कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन. अब यहाँ पे ये जो तीन काइंड के कॉलिजन्स हैं, व्हाट डू दे एग्जैक्टली मीन? द थिंग इज कि यहाँ पे ये डिफर करता है कि किसमें एनर्जी कितनी कंजर्व्ड है. अब मैंने बताया किसमें एनर्जी कितनी कंजर्व्ड है. व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन्स? इट मीन्स समथिंग लाइक दिस कि कुछ काइंड के कॉलिजन केस आप ऐसे देखोगे जहां पे जो एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरवल एंड एट द एंड ऑफ इंटरवल जितनी एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो सेम होती है. जब बिगिनिंग ऑफ इंटरवल था कॉलिजन से पहले, तब वो जो आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे, कॉलिजन के बाद भी उतनी एनर्जी होती है, तो वो जो केस होता है वो इलास्टिक कॉलिजन को होता है कि वी विल से कि बॉडीज इलास्टिक कॉलिजन कर रही है. सो यहाँ पे जो एनर्जी होती है कंजर्व्ड होती है. एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कांस्टेंट. जो इन इलास्टिक कॉलिजन का केस होता है, यू विल हैव टू सी इन इलास्टिक कॉलिजन में समहाउ एनर्जी का आप कहीं ना कहीं लॉस करो, आप लूज करोगे. यू विल सी, जैसे ये एनर्जी लॉस किस चीज में हो सकता है? फ्रिक्शन में हो सकता है. ऑब्वियसली हीट एनर्जी डेवलप करेगी. ये साउंड के फॉर्म में आप एनर्जी लॉस कर सकते हो. सो यू विल सी इन इलास्टिक कॉलिजन के केस में एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है. एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट. एंड कंप्लीटली इन इलास्टिक भी वही केस है कि एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, बट यू विल हैव टू सी कंप्लीटली इन इलास्टिक में इन इलास्टिक से थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि दोनों बॉडीज अब अटैच कर जाती हैं, और अटैच करने के बाद देन ईदर दे विल स्टॉप या फिर दे विल मूव टुगेदर. दैट इज द डिफरेंस. What does it exactly mean? मैं तीनों के एग्जाम्पल्स ले लूंगा and I'll tell you what is exactly common in all of them. अगर इसका केस लें, एक इलास्टिक कॉलिजन का, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, एक स्पीड v1 से मूव कर रही, ये v2 से मूव कर रही, m1 मास m2 मास कोलाइड किए. मान लो v1 इज ग्रेटर देन v2, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोलाइड करेंगे, क्योंकि द वेलोसिटी ऑफ m1 रिलेटिव टू m2 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है. तो ऑब्वियसली कोलाइड करेंगे. कोलाइड करने से पहले अगर एनर्जी ई थी, तो कोलाइड करने के बाद भी एनर्जी ई रहेगी. अब जब ये कोलाइड करते हैं तो अब देखोगे ये थोड़ा बहुत डिफॉर्म करते हैं. अगर ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, तो ऑब्वियसली कहीं यहाँ पे कोलाइड करेंगे. आई एम जस्ट टेकिंग, यहाँ पे थोड़ा सा इनकी शेप में डिफॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से क्या बन जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जब ये डिफॉर्म करते हैं तो यहाँ से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है. ये जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. एंड फिर ये जब रिलीज होता है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बैक इनटू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है.
एंड दे विल मूव फॉरवर्ड विद एनी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगी, इसकी v2 डैश हो जाएगी, एंड यू विल हैव टू लुक एट इट कि टोटल एनर्जी अभी भी कांस्टेंट रहेगी, k1 डैश प्लस k2 डैश इक्वल्स k1 प्लस k2। दिस इज इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक में कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे साउंड है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली फोकस करते हो, ये v1 था, ये v2 हो गया। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस ओवर हियर कि एनर्जी अब कांस्टेंट नहीं है। इनिशियली कुछ एनर्जी E1 थी, फाइनली E2 हो गई, एंड यू विल हैव टू सी कि E2 इज लेसर देन E1। कहीं एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय नहीं हुई, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये कंप्लीटली ये इनइलास्टिक कॉलिजन का केस है। कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में ये बॉडी आई, किसी दूसरे बॉडी M2 से स्ट्राइक की, एंड उसके बाद ये लोग सेपरेट नहीं हुए बल्कि स्टिक हो गए एक दूसरे के साथ, अटैच कर गए, एंड फिर किसी दूसरी वेलोसिटी v डैश से मूव करना शुरू कर दिया। दिस इज द केस ऑफ कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। एनर्जी कंजर्व्ड है, नहीं कंजर्व्ड है, एंड यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं कंजर्व्ड है। लेकिन द थिंग दैट इज जॉइनिंग ऑल दीज केसेस एंड दैट इज कि तीनों में अगर आप फोकस करो एक चीज कांस्टेंट होते हैं, वो होता है मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम। वो कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी सिस्टम पे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तभी चेंज होता है जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा सिस्टम क्या है? m1 प्लस m2 है। दिस इज माई सिस्टम। अगर मैं सिस्टम देखूं तो m1 प्लस m2 इज माई सिस्टम। m1 एंड m2 से बाहर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है m1 एंड m2 पे। m1 ही m2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एंड m2 m1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा। तो ये एक दूसरे को एक्सेलरेट करा रहे, लेकिन पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे। हमेशा रिमेंबर इट कि इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के पार्ट को एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए क्या होगा? हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एंड यहाँ पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो तीनों केसेस में यू विल हैव टू सी कि जो मोमेंटम होता है ये कांस्टेंट होता है। तो अब हमें ये की मिल गया कि कैसे हम लोग इन केसेस को सॉल्व करते हैं। आपको बस क्या करना है? मोमेंटम कंजर्व करना है, एंड देन यू हैव टू वर्क आउट थ्रू द मैथमेटिक्स एंड इट्स डन। बहुत ही सिंपल केस है। आपको कॉलिजन में दिस इज ऑल यू नीड, यही तो समझना है, एंड देयर इज नथिंग एल्स। अब इसमें आप केसेस देखोगे कि यहाँ पे एक बॉडी रेस्ट पे है, दूसरी बॉडी इस स्पीड से आ रही है, तो वी हैव टू इवन डू दैट। इट इज नथिंग एल्स बट जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। जैसे अगर कंसिडर किया जाए, मान लो मेरे पास यहाँ पे बॉडी m1 है, यहाँ पे m2 है, m2 रेस्ट पे है। यहाँ पे ऐसे स्पेशल केसेस देखते हैं। लेट मी शो यू कि अगर m2 रेस्ट पे मतलब v2 0 है, ये m1 v1 से मूव कर रहा है, तो v1 मान लो मेरा v हो गया। इन दैट केस अगर मैं देख लूं कि ये फाइनली ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन करते हैं, उस केस में व्हाट फाइनल वेलोसिटी विल दे बी मूविंग विथ? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इट इज एज सिंपल एज दिस। मोमेंटम बस कंजर्व करना है। कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन बहुत सिंपल है, इट कैन बी डन ओनली हियर, दैट इज व्हाई आई टुक अप दिस केस। इनिशियल मोमेंटम क्या था? m1 v1 था। फाइनल मोमेंटम अलोंग स्ट्रेट लाइन है, तो मैं सिर्फ यही इससे ये लाइन के अलोंग इक्वेशन लिख रहा है, इट नीड नॉट बी अ वेक्टर इक्वेशन। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 एंड m2 दोनों साथ में मूव कर रहे विद अ स्पीड v डैश। तब v डैश क्या हो गया? m1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2, एंड ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय v1। एज सिंपल एज दिस। अगर ये m2 भी किसी स्पीड से मूव कर रहा होता एंड यहाँ पे मैंने ले लिया सेम डायरेक्शन में, तब यहाँ पे चेंज क्या आता कि v डैश विल बी इक्वल टू यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2। अगर सेम डायरेक्शन है तो m1 v1 प्लस m2 v2 एंड देन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एंड यहां से एक बहुत ही वेट अ कोइंसिडेंस और समथिंग, ये तो एग्जैक्टली दिखती है एज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज दिस कोइंसिडेंस? ये कोइंसिडेंस कैसा है एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? एंड यहां से बहुत ही हमें नया कंसेप्ट एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट मिलता है कि ये तो है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द बॉडीज, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ये m1 एंड m2 मूव कर रहे हैं, इनिशियली ये लोग मूव कर रहे थे चलो स्पीड v1 एंड v2 से,
फाइनली ये एक साथ मूव करे, m1 प्लस m2 हो गया। इनिशियली m1 एंड m2 डिफरेंट थे, एक साथ मूव किए, बाद में as they strike they attach with each other, completely inelastic collision हुआ, एंड अब ये बेसिकली क्या हुआ, ये एक साथ मूव कर रहे हैं। मैंने बताया कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होगा। यू हैव टू से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब सिंस ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गए, अब तो सेंटर ऑफ मास जस्ट एट दिस पॉइंट लोकेटेड है, मतलब अब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इक्वल होने चाहिए। तो एक तो ये मेथड हो गया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा नहीं करना, सो दैट इज दिस नाइस वे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है, एंड इट इज नॉट मोमेंटम दैट इज कांस्टेंट, इट इज एक्चुअली द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट्स कांस्टेंट। आपको देखना है मोमेंटम ऑफ एंटायर सिस्टम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास का तो मास चेंज नहीं होगा, टोटल सिस्टम तो अभी भी वही है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल के इक्वल है। इनिशियल ये m1 है, ये m2 है, v1 v2, तो m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो ये तो मैंने एक मोमेंटम कंजर्वेशन से देख लिया, एंड देन आई फाउंड दिस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल है, एंड इट इज नॉट एग्जैक्टली अ कोइंसिडेंस, यू हैव टू सी। तो ऐसे बहुत बार फिजिक्स में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कोई भी गिवन प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी गिवन इक्वेशन हो जो कि हमें डिराइव करना है, वहां पे वी कैन सॉल्व इट विद जस्ट अनदर कंसेप्ट, या फिर एक नए कंसेप्ट से ही हम लोग वहां पे उसको स्ट्राइक कर सकते हैं, एंड इट गोज वेरी स्मूथली। तो यहाँ पे ये मैंने देख लिया। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस मिलते हैं, बट आपको देखना है की इक्वेशन यही है। एंड जब आपके पास एक इलास्टिक कॉलिजन का केस होगा, तब आप देखोगे कि इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी के इक्वल करना है। मतलब इनिशियली आप काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर एंड प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसे इस केस में इक्वल्स करोगे तो हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, एंड ऐसे करते करते यू कैन गेट प्लेंटी ऑफ इक्वेशंस। लेकिन आपको समझने तीन टाइप के कॉलिजन है, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड कंप्लीटली इनइलास्टिक, and you have to do it. I want to go into a special case or something like that. Rather, I'll end it at this only. And once you try to understand कि वो mathematics कैसे handle कर सकते हो, then easily by just using these few equations आप easily कोई भी question about this collision का case crack कर सकते हो. And that was all for this video, and thanks to all viewers.